Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alham Dynamic World. Today we are going to discuss 9th class next lecture, chapter number 6, that is dilution of solution. अब बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और फिर उस तरह से हमने इसको देखना है कि उस सिचुएशन में अगर ये लॉन्ग है तो फिर किस तरह से उसको डील करना है, और अगर शॉर्ट है तो फिर कैसे डील करना है. तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन 2016 में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया था. अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो फिर आप इसको किस तरह से करेंगे और किस तरह से आपने जो है इसमें डायग्राम जो है वो बनानी है. देन हम सॉल्युबिलिटी को डील करेंगे और लास्ट में हम सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन को डील करेंगे, जो कि आगे फर्दर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है. तो आज के टॉपिक में हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे और 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और 3-4 MCQs पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपनी कॉमन लाइफ में हमने ये एग्ज़ाम्पल कहाँ पे देखी है. आपने अक्सर देखा होगा कि रमज़ान में हम जामे शीरी बनाते हैं, तो उस जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा का जो हम शरबत बनाते हैं, जो सोल्यूशन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक वाटर ऑफ गिलास में हम 1 से 2 चम्मच जो है वो जामे शीरी या 4-5 चम्मच डालते हैं और उसको डिज़ोल्व करके, ठीक है, उसको डिज़ोल्व करके तो उसका शरबत बना देते हैं. अब असल में हमने क्या किया है कि उस जामे शीरी के 3 से 4 चम्मच में हमने पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया है. इट्स मीन कि वो जो जामे शीरी है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है, और उसमें जब हमने पानी डाला तो वो और पतला हो गया और वो डाइल्यूट हो गया. इट्स मीन कि हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, ठीक है. तो ये कॉमन एग्जांपल है. इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने वो ज़्यादा मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन को कम मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया. तो यही प्रोसेस हमने आज यहाँ पे करना है, ठीक है, कि वो गाढ़े सॉल्यूशन को हमने कम सॉल्यूशन में कम मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है. तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो वो डेफिनेशन बता रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ द प्रोसेस इन विच हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है. उसकी जो अमाउंट होती है सॉल्यूशन की उसको हम और डाइल्यूट कर देते हैं. किस तरह? बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट. मतलब कि उसी जामे शीरी की बोतल में हम 2-3 बोतलें पानी की भी डाल दें तो वो 5-6 बोतलें बन जाएंगी और वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन और डाइल्यूट हो जाएगा. तो किस तरह डाइल्यूट हुआ? बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट, मोर वाटर हमने उसमें ऐड करके तो उसकी जो है कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज कर दिया उस सॉल्यूशन की. तो ये जिसकी डेफिनेशन होगी, डिक्रीज द, इट इज़ अ प्रोसेस, डाइल्यूशन सॉल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बाय एडिंग द मोर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, ठीक है. तो सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत से सॉल्वेंट है, वाटर ज़्यादातर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है. अब यहाँ पे उसने की एग्जांपल दी है पोटाशियम परमैंगनेट की, KMnO4 की, ठीक है. तो KMnO4 क्या होता है? KMnO4 हमारे पास एक पर्पल कलर का कंपाउंड है जिसको हम यहाँ पे आज हमने डाइल्यूट करना है, ठीक है. इसको हम पोटाशियम परमैंगनेट भी कहते हैं. अच्छा जी, अब वो यही एग्जांपल ले रहा है, वो यहाँ पे वो कह रहा है सपोज वी प्रिपेयर, हमने पोटाशियम परमैंगनेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है. उसकी मोलैरिटी मतलब ज़्यादा है तो उसको कम मोलैरिटी वाले में हमने कन्वर्ट करना है. तो वो उसने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया. तो सबसे पहले आपने बुक में ये देखना है कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है, आपने सबसे पहले पहली 2 लाइनों में ये स्टेटमेंट दी गई है जिस तरह फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही. तो आपने इसको ज़रा गौर से समझ लेना है क्योंकि अगले जो 1-2 एग्जांपल्स हैं वो भी आपने खुद सोल्व करनी है और बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल हैं वो भी आपने इस एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो वो ईजिली सोल्व हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि उसने बता दिया है कि सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है, हमने एक सोल्यूशन बनाना है, ठीक है. हमने एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी मोलैरिटी इतनी हो और वॉल्यूम इतना हो. उसने कंडीशन बता दी है कि वॉल्यूम इतना होना चाहिए और मोलैरिटी इतना होना चाहिए. अब ये 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? एक गिलास में थोड़ा सा पानी है, ठीक है, लाइक दैट. जो एक बेटा लीटर होता है ना उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं. तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब का आप खुद ही देख लें कि 10th पार्ट जो होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब वो कितना होगा. तो इट्स मीन के वो ये कहना चाह रहा है कि आपने ये वाला सॉल्यूशन बनाना है, मीन्स कि ये एक गिलास में
जिसका वॉल्यूम कितना हो, उसने बताया है उसका वॉल्यूम हो 100 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल इतना वॉल्यूम हो उसका 100, वैसे ये 100 वाला पूरा होता है, ठीक है, हम चाहें इसको हाफ कर लेते हैं, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल 200 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसकी मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए। और बनाना किससे है, मतलब ये डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से बना रहा है, और उस कंसनट्रेशन सोल्यूशन की जो मोलैरिटी वो इससे ज़्यादा होगी, कितनी होगी 0.1। तो आप खुद ही देख लें कौन बड़ा है, 0.1 बड़ा है या 0.01 बड़ा है। तो 0.1 इससे हमने इस मोलैरिटी के सोल्यूशन से हमने इस मोलैरिटी वाला सोल्यूशन बनाना है, और उसका वॉल्यूम जो है वो इतना होना चाहिए। तो अब हमने ये मालूम करना है कि हमने इस मोलैरिटी से इस मोलैरिटी का जो सोल्यूशन बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब का, तो हम इसका कितना वॉल्यूम लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि हमने ये वाली पैरामीटर्स के मुताबिक सोल्यूशन बनाना है इस मोलैरिटी से, तो इसका अब हमने वॉल्यूम देखना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपने एक ऐसा जो है वो सोल्यूशन बनाना है, जामे शीरी का गिलास बनाना है जो कि ना ज़्यादा मीठा हो, ना ही ज़्यादा कम मीठा हो, ना ज़्यादा मीठा हो, ठीक है। तो आपको उसमें कितने चम्मच जामे शीरी डालनी पड़ेगी, मतलब उसने कहा कि इतना गिलास बनाना है, आधा गिलास बनाना है फॉर एग्जांपल जामे शीरी का, बना लिया, इतना बनाना है आपने, उसकी मोलैरिटी इतनी हो, इससे इस गाढ़े से इतना पतला बनाना है, इतना मीठा हो, ठीक है, ज़्यादा मीठा से इतना कम मीठा हो, उसका सोल्यूशन, उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए। तो कितने चम्मच हम उस जामे शीरी के इस पानी में डालेंगे, गोट माई पॉइंट, अगर आप ये समझ गए तो ठीक है। अब हमने वही गेम चलानी है, अब हमने देखना है, इसको समझना है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। आपने इसको प्रॉब्लम को समझ लिया, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। सोल्यूशन में वो सबसे पहले वो बता रहा है मोलर मैस जो हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनेट है। सबसे पहले कोई भी किसी भी कंपाउंड का अगर हमने उसका सोल्यूशन बनाना है तो सबसे पहले हमें उसका मोलर मैस पता होना चाहिए, चाहे वो NaCl है चाहे कोई भी। तो पोटाशियम पर मैंगनेट का जब मोलेकुलर मैस कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं KMnO4 में पोटाशियम 39, मैंगनीज 55 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है एक एटम का। तो 4 एटम में मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 ग्राम, ठीक है। तो जब टोटल करते हैं तो दैट इज 158 ग्राम हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4 का मोलेकुलर मैस आता है। इज दैट क्लियर? इट्स मीन कि जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, 1 मोलर सोल्यूशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि कोई भी कंपाउंड है, चाहे NaCl है चाहे वो NaOH है, कोई भी कंपाउंड है, उसका सबसे पहले आपने पीरियोडिक टेबल की मदद से उसका मोलेकुलर मैस कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद नहीं है तो एलिमेंट्स का, तो उसका मोलेकुलर मैस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, उसको 1 लीटर में डिजोल्व कर देना है। 1 लीटर मीन 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं 1 लीटर को, फिर 1000 ml भी कहते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो ये जो मर्जी कह लें वो वॉल्यूम उतना ही होगा, ठीक है। तो अब अगर हमने 1 मोलर का बनाना है तो हम 1 लीटर में 1 dm क्यूब में कितना पोटाशियम पर मैंगनेट डालेंगे, जितना उसका मैस है, ठीक है। अगर हम इसके ग्राम्स कम कर देंगे तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। और यही आज हमने करना है। ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि पानी कम नहीं होना चाहिए, पानी 1 लीटर ही रहेगा, पानी की अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, जो कि मैंने तब भी बताया था। तो 1 लीटर के अंदर ही आपने अब 0.1 मोलर जो है वो बनाना है। क्यों सर, क्यों बनाना है हमने? क्योंकि बेटा ये हमारे पास होगा तो इससे ये बनाएंगे ना। तो सबसे पहले हमने ये बनाना है, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पहले वो कह रहा है सपोज इसको बनाने के लिए 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपरेशन के लिए हम सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, 0.1 मोलर सोल्यूशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, पॉइंट पीछे लेते जाएं। फॉर एग्जांपल ये यहां पे पॉइंट था, यहां पे हम लगा लेते हैं पॉइंट, इधर यहां पे लगा लेते हैं, यहां पे इस तरफ, ठीक है। पॉइंट इधर ले जाएं, इधर से एक पॉइंट इधर ले जाएं, इधर से एक पॉइंट इधर ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर है तो 0.1 हो जाएगी, इधर आएगा तो 15.5 हो जाएगा। अगर आप एक और पॉइंट उधर ले जाते इधर से इधर तो क्या हो जाएगा 1.58 ग्राम, और इधर से भी एक और पॉइंट ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 0.01। तो आप पॉइंट्स को आगे करते जाएं तो आपको अमाउंट पता चल जाएगी कि इतने मोलर के लिए हमने 1 लीटर में इतनी अमाउंट ऐड करनी है किसी भी चीज़ की। क्लियर हो गया बेटा?
तो अब हमने इन तीनों में से ये वाला बनाना है, ये हमने बना लिया इसको, ये तो मैंने वैसे लिखा समझाने के लिए। अब इसको हमने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने ये देखना है कि इतने मोलैरिटी का, इतना गाढ़े सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेंगे, कि इतने मोलैरिटी का और इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में कितने चम्मच हम डालेंगे कि वो वॉल्यूम कितना होगा। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैस ओवर मोलर मैस। वो एक जनरल फार्मूला है, वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, MBBS इवन के हायर स्टडीज़ में। तो उनमें से एक ये भी फार्मूला जो आपने अजबर कर लेना है, दिमाग के अंदर पेस्ट कर लेना है। फार्मूला क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जो कि आगे आप फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स करोगे उसके अंदर भी ये फार्मूला 12 यूज़ होगा। तो अब इस फार्मूले को यूज़ करें। अब हमने क्या किया था, हमने इस सॉल्यूशन से बनाना था तो इसको 1 कह दिया, V1 M1, और ये वाला बनाना है तो इसको 2 कह दिया, V2 M2, M1 V1 M2 V2। क्या कैलकुलेट करना है, V1 कैलकुलेट करना है, बाकी सारे उधर चले जाएंगे। वैल्यू पुट करो, कहानी खत्म, वॉल्यूम आपके पास आ गया, ठीक है। ये मोलैरिटी यूनिट कट जाएगा, इसको जब कैलकुलेटर पे आप करोगे तो आपके पास इतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि आपने जो सॉल्यूशन 1 था उसका आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेना है और उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब में डालेंगे तो इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक हो गया। तो मतलब कि आपको समझ आ गया होगा। तो दिस वाज अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने इस ओवरऑल में क्या किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, पतला कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इससे रिलेटेड जो अगली एग्जांपल है वो आपने इसी फार्मूले के जरिए, अगर वो कहता है M1 मालूम करो तो इसी को रीएडजस्ट कर लो, वो कहता है V2 मालूम करो तो इसी को रीएडजस्ट करके फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। बेसिक फार्मूला आपने याद रखना है, तो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलेबिलिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड वेरी इजी, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, व्हाट इज सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी कहते हैं कि सल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर कितना डिजोल्व है, उसकी अमाउंट कितनी डिजोल्व है, दैट इज सोलेबिलिटी जनरली। लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन करने के पे आते हैं तो वो ये कह रहा है कि सोलेबिलिटी में हम एक ऐसा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जिसको आपने नॉर्मली डिफाइन करना है। यहाँ से आप कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट, किसके ग्राम्स, सल्यूट के, लाइक दैट कि आप 10 ग्राम शुगर ले लो, शुगर एक सल्यूट है या NaCl है, उसके 10 ग्राम ले लो, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये देखें, ये एक गिलास है, इसमें 100 ग्राम वाटर है, ठीक है सर, 100 ग्राम वाटर है, और इस 100 ग्राम वाटर में आप जितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करोगे दैट इज सोलेबिलिटी। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है, ये सोलेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब सोलेबिलिटी को बेटा डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उसको नेचर भी लाइक डिजोल्व लाइक फिनोमिना, सबसे पहला फैक्टर जो कि अभी हम डील करेंगे। सेकेंड वन इज सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरैक्शंस, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान में जो बेटा इंटरैक्शंस होती हैं वो किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, वो हमने देखना है। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर, कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो सोलेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा। तो उससे 2 फैक्टर हम आज ही देख लेते हैं। फैक्टर्स में देखें तो सबसे पहला है फिनोमिना है, लाइक डिजोल्व लाइक फिनोमिना। ये बेटा आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये एक बहुत एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइक डिजोल्व लाइक में मतलब ये है कि जो पोलर चीज़ है वो पोलर में डिजोल्व होगी, जो नॉन पोलर में डिजोल्व होगी। पोलर नॉन पोलर में ऑपोजिट वाले आपस में मिक्स नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड लाइक डिजोल्व लाइक फिनोमिना, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में जाके दोबारा पढ़ोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिए, पोलर में डिजोल्व होगी, लाइक दैट। नमक को पानी में डिजोल्व करें तो बेटा क्या उसमें डिजोल्व हो जाता है सर। इसी तरह आप ऑयल लें या ग्रीस लें, उसको पेट्रोल में डाल दें, पेट्रोल में देखें डिजोल्व करें तो डिजोल्व हो जाएगा सर, डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं। लेकिन अगर आप नमक पकड़ें और उसको पेट्रोल में डाल दें तो क्या वो डिजोल्व होगा, या चीनी डिजोल्व होगी सर? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो दोनों की जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए, लाइक होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड लाइक डिजोल्व लाइक, कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक दूसरे के जैसे होने चाहिए। तो यहाँ से बेटा 2017-16 में एग्जांपल्स भी आई हैं कि कौन किस में डिजोल्व होगा, NaCl इन वाटर या NaCl इन पेट्रोल,
इस तरह आपको याद होना चाहिए। तो जो एग्जांपल दिए वो आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से हर साल एक आता होता है, या सोलेबिलिटी और लाइक डिसॉल्व लाइक में से एक हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। नाउ द लास्ट पोर्शन इज सेकंड फैक्टर इज सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमने उस नमक को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है तो वो किस तरह से डिसॉल्व हुआ है। अगर इसी NaCl को पेट्रोल में डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न है, उसके पीछे कौन सी फोर्सेस आ जाती हैं, तो उसको अब हमने देखना है, ठीक है। तो यहां पे कुछ फोर्सेस आ जाती हैं। तो फोर्सेस तीन तरह की बेटा है। एक तो जो हमने NaCl वाटर में डालना है, तो NaCl क्या है, सोल्यूट है। तो पहली जो फोर्सेस है वो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के सोल्यूट में फोर्सेस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। नंबर 2 सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कि क्या सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, क्या वो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है, सोल्यूट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो टूटेंगी नहीं, वो स्पेस नहीं क्रिएट करेंगी और सोल्यूट को अपने अंदर एडजस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। और तीसरी जो है दैट इज मीन कि सोल्यूट दोनों का मिक्सचर एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कि अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट की इंटरेक्शन काफ़ी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, जो बनने वाली फोर्स। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है इन दोनों से, ये वाली फोर्स, ये मेन गेम इसी की है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इन दोनों के, तो सॉल्यूशन विल फॉर्म। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, बन जाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, तो सॉल्यूशन बेटा क्या करेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन विल नॉट फॉर्म। तो ये भी दो पॉइंट है जो ऊपर की डिस्क्रिप्शन है 3 पॉइंट्स के बाद जो नीचे डिटेल दी उसमें यही बताया हुआ है, 2 हेडिंग बना लेनी, सॉल्यूशन विल फॉर्म और सॉल्यूशन विल नॉट फॉर्म, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बेटा उसकी एक्सप्लेनेशन, उसमें उसकी एग्जांपल आ जाती है। एग्जांपल देख लें और बात को ख़त्म करते हैं। आपने क्या करना है, इस डायग्राम को गौर से समझना है और इसी डायग्राम को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है, तो ये आपकी डिटेल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन तो ये भी डिटेल में भी ये आ जाता है, फिर एग्जांपल की डिटेल भी आ जाती है, तो उसमें डायग्राम को गौर से समझना है। पेज नंबर 68 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 पे आप एक NaCl की क्रिस्टल आपने एक देखी थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब हमने ये वाली एग्जांपल यहाँ पे फिट करनी है, पानी के अंदर NaCl को डिसॉल्व करना है। तो अब हमने देखना है कि असल में क्या केमिस्ट्री होती है। तो ये हमने एक बड़ा सा एक वेसल ले लिया और उस वेसल के अंदर हमने पानी फिल कर दिया। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट पोल्स भी हैं, ऑपोजिट पोल्स भी मौजूद हैं उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव। और NaCl जो डालेंगे उसमें भी ऑपोजिट चार्जेस मौजूद हैं। तो ये जी देखें जी, ये हमने NaCl इसमें डिसॉल्व किया। जैसे ही हमने इसमें NaCl डाला, ज़रा गौर से बात समझनी है, उसने यहाँ पे क्रिस्टल बनाई हुई है और पेज नंबर 48 पे जाके जब आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की एक क्रिस्टल नज़र आएगी। इस क्रिस्टल में आपको ऑपोजिट चार्जेस नज़र आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट आइंस हैं, इसमें से अगर हम एक NaCl के कंपाउंड को पकड़ें, NaCl, तो इसमें देखेंगे कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला में भी सीखा था हमने चैप्टर 1 में। तो इसके अंदर ऑपोजिट पोल्स हैं, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिट पोल्स हैं, इसको वाटर के डिफरेंट जो ऑपोजिट पोल्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे हम आखिरी बात को ख़त्म करते हैं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो जो वाटर है, वाटर का क्या फार्मूला है, H2O। वैसे तो हम वाटर को इस तरह से लिखते हैं, H2O, ठीक है। और इसको नॉर्मली देखें तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी लिखते हैं, ठीक है। आयंस में जब डिसोसिएट होते हैं तो नॉर्मली इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल मीन स्मॉल, इग्नोरेबल। और तो होगा क्या कि इसके जो पॉजिटिव एंड्स हैं वो इसके नेगेटिव एंड्स को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जितने मिलियन ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को रीएडजस्ट करेंगे
और दूसरी तरफ के जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं उसका जो नेगेटिव पोल होगा, पार्शियल नेगेटिव, वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन के बाद अब क्या करेंगे, ये पुल अपार्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये बिल्कुल जैसे रस्साकशी में आपने देखा है कि रस्साकशी में एक टीम इधर है, वो टीम रस्से को इधर खींच रही है, दूसरा उधर खींच रही है। तो होगा क्या कि ये एक इसको आपस में जब खींचेंगे तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, सोल्यूट वीक होनी चाहिए, ये टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी फोर्सेस। सोलवेंट भी स्पेस ऑक्यूपाई कर दिए। अब जो सोल्वेंट जब ये आएंगे तो NaCl के इर्द गिर्द सारे वाटर के मालिक्यूल्स हो जाएंगे और Cl के इर्द गिर्द भी सारे वाटर मालिक्यूल, जो बुक में डायग्राम बनी हुई है। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे सोल्वेंट फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि सोल्यूशन विल फॉर्म। इज दैट क्लियर? So this is about the solute-solvent interaction. Today we are going to discuss the last topic of this chapter and it contain very important, ये जो lecture है बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा important है और हर साल जो है ये लाजमी रिपीट होते हैं फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम ग्रुप्स में। तो द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज़, हम लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हम फैक्टर इफेक्टिंग द स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, सोलिबिलिटी पर वो जो डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट हो रहे थे, उसमें से पहले 2 जो हैं लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमिना एंड सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आखिरी जो फैक्टर है दैट इज़ द टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी वो हम डील करेंगे। और फिर लास्ट जो टॉपिक है सोल्यूशन कोलॉइड्स और सस्पेंशंस के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हमने देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग और MCQs वाला टॉपिक है। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या मुराद है। तो वो ये कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है। हम देखें, हमने एक पानी के अंदर नमक लिया या शुगर ली और उसको चूल्हे पे रख दिया, होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो शुगर या वो सोल्ट उसमें डिजोल्व होता जाएगा। ठीक है, अगर वो कंसनट्रेटेड है तो वो डिजोल्व होता जाएगा। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जब हम उस सोल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसमें जो सोल्यूट है वो मज़ीद ऐड करते जाएं, शुगर ऐड करते जाएं तो वो डिजोल्व होती जाती है, ऐड करते जाएं, टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और वो ऐड होती जाती है। इट्स मीन कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। इट्स मीन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ टेम्परेचर से रिलेटेड देखी गई हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकती हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ भी हो सकती है या फिर उस पर कोई इफेक्ट नहीं भी हो सकता टेम्परेचर का। तो आइए इसको अब हम देखते हैं। तो बेटा वो यही बता रहा है टेम्परेचर का मेजर इफेक्ट है, जनरली ऐसा ही होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। पॉसिबिलिटी इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। 3 प्रोसेस हैं कि पहले एक तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी उस सोल्यूशन के दरमियान, या हीट रिलीज होगी, या फिर कुछ भी नहीं होगा, ना तो एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। तो ये 3 हमारे पास केसेस आ गए। हीट एब्जॉर्ब जिसको एंडोथर्मिक, हीट गिवन आउट यानी रिलीज, एक्सो मीन रिलीज, और एंडो मतलब इनसाइड मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और नो चेंज मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जिसको हम एंडोथर्मिक भी कहते हैं। तो हीट एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। ठीक है, तो इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, इक्वेशन क्या है इसमें, इक्वेशन ये है कि जब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे, ठीक है, पानी के अंदर शुगर ऐड कर दी, उसको हीट करना शुरू कर दिया तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, सॉल्यूशन बनता जाएगा। ठीक है, वो एक जनरल केस है। उसकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल याद रखनी है बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे आती होती हैं। उसकी एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। फिर वो ये कह रहा है कि ये एंडोथर्मिक है प्रोसेस, इसीलिए टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, इस वाटर में हमने सॉल्ट डाला है, तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है बेटा, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ठंडी हो जाती है, क्यों हो जाती है, कोल्ड क्यों हो जाती है, क्योंकि बेटा वो जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है ना पुत्र जी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी, तो इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर जो रिएक्शन हुआ है, तो उस दौरान क्या हुआ है, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो गई है। क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्स थी
इस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स थी, इसको ज़रा मैं, मतलब कि ये टेस्ट ट्यूब किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है, और ग्लास के भी तो एटम्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे इस टेस्ट ट्यूब के, उसके जो टेम्परेचर होगा, जो रूम टेम्परेचर उसने एब्जॉर्ब किया होगा, वहाँ से वो इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब के एटम्स की जो एनर्जी है वो सॉल्यूशंस एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट्स मीन कि हमें यहाँ से ये समझ में आया कि हीट चाहिए जो सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट के दरमियान फोर्सेस टूटेंगी तो सोल्यूशन बनेगा ना, जो पिछले चैप्टर टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो इट्स मीन कि सोल्यूट के दरमियान फोर्सेस तोड़ने के लिए हमें क्या, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए। तो वो फिर क्या करता है, टेस्ट ट्यूब के जो पार्टिकल्स हैं उनसे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सोल्यूशन बन जाता है। दैट्स वाई टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है बेटा, कोल्ड हो जाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। नेक्स्ट वन इज हीट इज गिवन आउट, हीट रिलीज होती है, अब एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इट्स मीन के एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जो सोल्यूट के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, वीक है, और जो सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रिलेशन होगा उस कोल्ड होगा, इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, इधर इन्वर्सली था। इधर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीनी जो है, शुगर ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, उसकी क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उल्ट प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। इधर ये देखें, सॉल्वेंट सोल्यूट को हम आपस में करवाएंगे रिएक्ट, तो सोल्यूशन बनेगा और साथ में हीट भी रिलीज होगी। इधर हीट एरो से पहले थी, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन इधर एरो के बाद मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो इस फॉर्म पे क्या हो जाती है, टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या, लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एंड द थर्ड वन इन लास्ट केस इज द हीट में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन हीट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ना हीट आपको एरो से पहले नजर आ रही है ना बाद में, तो ये बुक में नहीं है इक्वेशन, ये अपनी इक्वेशन इस केस में लिख लेनी है। अब इसका ग्राफ कैसे सर, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ये कैसे याद करना है, तो बेटा इट्स वेरी इजी। आपने क्या करना है, इस ग्राफ में सिर्फ 3 लाइनों को याद रखना है, बाकियों को नहीं याद रखना है। एक बिल्कुल सीधी वाली, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली। ठीक है, ऊपर बिल्कुल इस तरह से। अब जो सीधी वाली है उसकी एग्जांपल जो है ये देखें, नो चेंज में कौन कौन सा आ जाता है, NaCl इसकी एग्जांपल है। तो जो नो चेंज में आएगा या स्लाइटली इफेक्ट होगा, ठीक है, नेग्लेजिबल इफेक्ट, वो NaCl आ गया। और जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो ये देखें टेम्परेचर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो सॉल्युबिलिटी 40 थी, और ऊपर गए और इंक्रीज हो गई, और ऊपर गए और इंक्रीज हो गई, और ऊपर गए और इंक्रीज। तो ग्राफ में जैसे आप देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। यहाँ पे देखें डिक्रीज हो रहा है, तो सीरियम सल्फेट इसकी नीचे वाली लाइन, उसकी ऊपर वाली लाइन, और जो NaCl है सॉरी, वो बिल्कुल सीधी। तो दिस वाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें जस्ट आपने 3 केसेस बताने हैं। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एंडोथर्मिक या हीट इज एब्जॉर्ब से क्या मुराद है उसको एक्सप्लेन करें, तो उसमें फिर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन बना देंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन है। लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन, क्लॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में हर साल फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम रिपीट होता है, क्लॉइड वाला ज्यादा आता होता है। अब हम देखते हैं सोल्यूशन है क्या। सोल्यूशन बेटा होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं, उन मिक्सचर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन है, क्लॉइड्स हैं और सस्पेंशंस हैं। ठीक है, सोल्यूशन आर होमोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस एंड दे आर आल्सो हेट्रोजीनियस। तो अब हम इसको देखते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें सोल्यूशन, तो इंक और वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो वो एक सोल्यूशन की अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह क्लॉइड की एग्जांपल में देखें, ब्लड जो हमारा ब्लड है वो क्लॉइड है, वो सोल्यूशन नहीं है। फिर सिर्फ जो इंक है वो हमारे पास क्लॉइड है, इंक में वाटर जो है वो सोल्यूशन था। सोप जो है वो क्लॉइड्स में आता है। जेली, ये एक इम्पोर्टेंट तरीन, बहुत ज़्यादा ये MCQs आया हुआ है बोर्ड में, बार बार रिपीट हुआ है। टूथपेस्ट जो हम करते हैं फर्स्ट टाइम उठ के सुबह सुबह, तो वो भी क्या है, क्लॉइड्स की एग्जांपल है। ये आपने याद रखना, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इनमें से आती होती हैं। सस्पेंशंस की एग्जांपल क्या है, चौक और वाटर को ऐड कर दें, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। 2019 में पूछा भी गया था पेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के सस्पेंशंस की आप एग्जांपल्स लिखें। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इन तीनों में क्या ऐसा फर्क है जिसकी वजह से इनको हम ये नाम देते हैं। तो सोल्यूशन का जो साइज है बेटा पार्टिकल्स का बहुत ही स्मॉल है, दैट इज 10⁻⁻⁸ सेंटीमीटर, और थोड़ा सा, और जो सस्पेंशन है उसका थोड़ा साइज
बड़ा है। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना वो छोटी होती है। तो सस्पेंशन का 10⁻⁵ है, तो इसका फिर इन बिटवीन होगा 10⁻⁻⁶ या 10⁻⁷ सेंटीमीटर। उसके अलावा सोलेबिलिटी की अगर हम ये आपने हेडिंग याद कर लेनी है, जस्ट हेडिंग याद करनी है और उसको तीनों में देख लेना है कि क्या डिफरेंस है। सोलेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, जैसे इंक और वाटर को मिक्स करें तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, इंक पूरे ग्लास में मिक्स हो जाती है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है, ठीक है। जबकि इसको देखें तो ये हमें वैसे नज़र आने में होमोजीनियस लगता है, लेकिन होता ये असल में क्या है, हेट्रोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस नहीं होता। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जितने भी पेंट्स हैं, इसलिए कहते हैं ना पेंट्स को, सिरप्स को, मेडिसिन्स को यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से हिला लें, क्योंकि उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, कोलॉइड्स, ठीक है। तो जो दैट्स वाई दे आर स्टेबल, इसको हम स्टेबल भी कहते हैं इसीलिए। तो ये हेट्रोजन, जबकि जो सस्पेंशंस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट हेट्रोजीनियस, ये भी हेट्रोजन। तो ये दोनों हेट्रो हैं और ये होमो है, ठीक है। ये अनडिजोल्व होते हैं पार्टिकल, बहुत देर से जाके फिर सेटल डाउन होते हैं, इसके फौरन से हो जाते हैं। अब ऑब्जर्वेशन थ्रू नेकेड आई के क्या हमें नेकेड आई के जरिए किसके पार्टिकल्स नजर आते हैं, किसके नहीं आते। तो देखिए इंक और वाटर को जब हम डिजोल्व करते हैं ग्लास में तो क्या वो हमें नजर आते हैं पार्टिकल्स, थोड़ी देर बाद होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है तो कलर नजर आता है, जस्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नजर आती है, लेकिन उसके पार्टिकल नजर नहीं आते। कोलॉइड्स में अगर हम देखें तो उधर भी पार्टिकल नजर नहीं आते, लेकिन इधर पार्टिकल नजर आते हैं। जैसे अंडा हमने फेंटा है ग्लास के अंदर, तो उसके आप देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो वाइट कलर की एल्ब्यूमिन वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो वैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे उसकी कैटेगरी में नहीं आते वो। नेक्स्ट इज टाइंडल इफेक्ट। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टाइंडल इफेक्ट क्या है? आपने एक ग्लास लिया, उस ग्लास से आपने टॉर्च लाइट गुजारी, तो आपने देखा कि वो जो टॉर्च लाइट है वो बिल्कुल सीधी गुजर गई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये टॉर्च लाइट, ये हमने टॉर्च ली और इसकी लाइट जो है वो हमने इस ग्लास में से गुजारी। तो अब इसके पार्टिकल क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल्स का लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और लाइट बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, इसमें से कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई लाइट बेंड नहीं होगी। अगर लाइट बेंड हो जाती है तो उसको हम कहेंगे टाइंडल इफेक्ट। व्हाट इज टाइंडल इफेक्ट? द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट ड्यू टू द पार्टिकल्स, ठीक है। उसको हम इन द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, उसको टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इधर टाइंडल इफेक्ट नहीं होता, इधर भी नहीं होता, लेकिन इधर होता। क्यों सर इधर क्यों नहीं होता? क्योंकि पार्टिकल इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो लाइट को गुजरने ही नहीं देते, जबकि इधर पार्टिकल्स, इधर जो है टाइंडल इफेक्ट होगा। जैसे कि आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है और वो दिखाता है कि जब इसमें से लाइट हम पास करवाते हैं तो लाइट इस तरह से स्कैटर्ड हो जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं गुजरती। तो यहाँ पे टाइंडल इफेक्ट होगा और उधर टाइंडल इफेक्ट नहीं होगा। फिल्टर पेपर में से ये पास होते हैं कि नहीं, पासिंग फ्रॉम द फिल्टर पेपर। तो साइज़ क्योंकि हमने देखा है क्योंकि बहुत छोटा है तो इसलिए वो फिल्टर पेपर के होल्स में से गुजर जाते हैं। जिस तरह हम पत्ती और जो चाय होती है उसको पौनी से पौन रहे होते हैं तो बाज़ का पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। तो पार्टिकल का जिनका साइज़ छोटा होता है वो उन सुराखों में से गुजर के नीचे आ जाते हैं। तो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, ये भी गुजर जाते हैं, ये नहीं गुजरते, ठीक है। एग्जाम्पल्स के हैं वो हमने यहाँ पे डील कर लिए। एक और आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है बात, ट्रू सॉल्यूशंस और फॉल्स सॉल्यूशंस में क्या फ़र्क है। तो जो सॉल्यूशंस जो है ये होमोजीनियस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ट्रू सॉल्यूशंस, जबकि ये हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? फॉल्स सॉल्यूशंस। ये हमें सॉल्यूशंस की तरह लगते हैं लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते। तो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। ये बेटा मैंने लिख दिया कि कौन कौन से ईयर में ये आया था। जो पर्पल कलर से लिखा है वो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो पिंक से लिखे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आए। तो इतनी दफ़ा ये बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। इज़ दैट क्लियर बेटा? दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हैं इस बुक में, इसको आपने यूज़ करके एक्सरसाइज के जितने भी एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। जो हमने फार्मूलाज पढ़े उनसे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जो चीज़ ना समझ आए तो फिर आपने वो पूछ लेनी है साथ साथ, ओके, कमेंट्स में भी और वैसे भी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।